हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास हमारी रीट पात्रता परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए रहने वाली है, जिसमें हम मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त लेवल का लेकर के आया हूं, जिसमें मनोविज्ञान के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, जो कि आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित रहेंगे। दोस्तों, ध्यान रखना है दोस्तों, नवीनतम पैटर्न पर आधारित आपको प्रश्न मिलेंगे और ये जो पैटर्न मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर ये पैटर्न आप फॉलो करते हो तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक सकता। कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न बनते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपकी इस वीडियो में बताने वाला हूं, और उन्हीं टॉपिक से प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आया हूं जहां से अधिकतर प्रश्न बनता है और लगभग हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो बस आपको क्लास को बिल्कुल ही शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि 20 में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। साइकोलॉजी के आपके 30 प्रश्न आते हैं दोस्तों, और आपका टारगेट 30 में से 30 रहना चाहिए। रोजाना आपको रेगुलर अपने इस चैनल पर क्लास मिलती है, शाम को 6 बजे आपको क्लास मिलती है, जिसमें आप जितना हो सके उतना अभ्यास करना और हर एक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है। साथियों, जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जो साथी चैनल पर नए जुड़ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक आ सके। पहला प्रश्न आपके सामने आने वाला है दोस्तों, बहुत कम समय है। जिस भी विद्यार्थी ने अपना एडमिट कार्ड देख लिया है, उस अपने प्रवेश पत्र को सही तरीके से देख लें, कहाँ सेंटर आया हो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करके रखना है। कहाँ कहाँ सेंटर आया है वो एक बार लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहली प्राथमिकता आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। मैं अभी बता रहा हूं दोस्तों कि क्लास को पूरा देख के जाना, निश्चित तौर पर आपको एग्जाम जैसी फीलिंग आने वाली है। शानदार प्रश्न है। वर्तमान में जो ट्रेंडिंग चल रहा है, वर्तमान में जो पैटर्न परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, उसी पर आधारित आपके प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है ना? बस प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, हर एक बिंदु को क्लियर करके चलो, तो आप सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। पहला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न क्या कह रहा है देखो। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो तत्व है वो अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है। आपके साइकोलॉजी में एक टॉपिक है दोस्तों, जिसको अपन मोटिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मोटिवेशन कहते हैं हिंदी में, जिसको हम अभिप्रेरणा के नाम से जानते हैं। बस आपको पूरा ध्यान से देखना है वीडियो, सारी चीज़ें क्लियर करा दूंगा, कैसे प्रश्न बनते हैं, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अभिप्रेरणा से आपका 1 या 2 प्रश्न सीधे परीक्षा में देखने को मिलते हैं। यकीन ना हो तो 26-27 तारीख को देख लेना, ठीक है ना? अभिप्रेरणा चक्र से प्रश्न बनेगा दोस्तों। प्रश्न ये पूछ रहा है कि अभिप्रेरणा चक्र का तत्व कौन सा नहीं है। देखो, 4 विकल्प आपके सामने हैं: अंतर्नोद, आवश्यकता, संवेग, प्रोत्साहन। आपको ध्यान रखना है, आपको अभिप्रेरणा के 4 प्रमुख तत्वों को याद रखना पड़ेगा। कितने तत्व देखने को मिलेंगे दोस्तों? 4 प्रमुख तत्व आपको अभिप्रेरणा को देखने को मिलेंगे। और 4 तत्व कौन कौन से वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इन चीज़ों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। देखो, अभिप्रेरणा का सबसे पहला तत्व आता है, वो आता है आपका आवश्यकता। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब तक आप किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी, उस काम के लिए आप बिल्कुल तत्पर नहीं होगे। मोटिवेशन यही होता है। और मोटिवेशन जो अभिप्रेरणा होती है वो आंतरिक रूप से भी हो सकती है और बाह्य रूप से भी हो सकती है। किसी भी टॉपिक को पढ़ो, सबसे पहले उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। आवश्यकता के बाद आएगा आपका चालक। क्या आएगा भाई? चालक आएगा, जिसको आप कहीं कहीं अंतर्नोद भी देख लेंगे। क्या देख लेंगे भाई? अंतर्नोद भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है ना? प्रेरणा भी इसको आप देख सकते हो, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आवश्यकता, चालक, अंतर्नोद, प्रेरणा, कुछ भी बोल लो अपन। उसके बाद आ जाएगा आपका उद्दीपन। क्या जाएगा भाई? उद्दीपन आएगा। और उद्दीपन के बाद आएगा आपका, क्या जाएगा भाई? प्रेरक आ जाएगा। क्या जाएगा? प्रेरक, प्रेरक। अब देखो, आवश्यकता, चालक, उद्दीपन, प्रेरक, ये 4 अभिप्रेरणा तत्व के, अभिप्रेरणा चक्र के 4 तत्व माने जाते हैं। कहीं कहीं आपको आवश्यकता, प्रेरणा, प्रोत्साहन, लक्ष्य या पुरस्कार भी कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा। अब देखो, अंतर्नोद है।
आवश्यकता है, प्रोत्साहन है, लेकिन संवेग आपकी अभिप्रेरणा के चक्र का तत्व नहीं माना जाता है, तो सीधा क्लियर हो गया है कि सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि संवेग अभिप्रेरणा चक्र के तत्व का हिस्सा नहीं है। देखो सारी चीज़ें क्लियर है ना। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जो साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो प्रश्न ध्यान से पढ़ो। सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है और बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं दोस्तों, इसीलिए मैंने पहले ही बताया था कि एक बार आप क्लास को पूरा देखोगे ना, तब जाके आपको पता चलेगा कि क्लास किस प्रकार की है। मैं उन्हीं टॉपिक से प्रश्न लेकर के आया हूं जहां से प्रश्न बनते हैं। देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक अभिप्रेरकों की विशेषता नहीं है। देखो नहीं को विशेष रूप से ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रश्न ये कह रहा है कि प्राथमिक अभिप्रेरकों की विशेषता कौन सी नहीं है। अंतर्जात, सार्वभौमिक, जन्मजात, अर्जित। कमेंट करके बताइए। प्रत्येक विद्यार्थियों को 5 सेकंड का समय है। प्रश्न को पढ़ो और राइट आंसर बताओ। शाबाश, कमेंट करते चलिए सभी विद्यार्थी। प्रश्न नंबर लिखिए और उसका राइट आंसर बताइए। देखिए प्राथमिक अभिप्रेरणा कौन सी नहीं है वो आपसे पूछा है। देखिए अंतर्जात आपकी बिल्कुल प्राथमिक अभिप्रेरक के रूप में मानी जाती है। सार्वभौमिक और जन्मजाति ये सभी प्राथमिक है, लेकिन जो अर्जित है वो प्राथमिक नहीं मानी जाती है। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जितने भी साथी डी को चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। शाबाश, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो, वही अगला प्रश्न क्या कह रहा है। साथियों लास्ट समय है, जितना हो सके उतना अभ्यास करो, रिविजन करो। आपको हर एक बिंदु क्लियर करके रखना पड़ेगा। अब एग्जाम्स का नज़दीक है और आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रेशराइज नहीं होना है। आपने जितना पढ़ा है खूब पढ़ा है। आप ये मान के चलिए कि जो मैंने पढ़ा है ना उतना किसी ने भी नहीं पढ़ा। तो ये चीज़ अगर आपके माइंड में है तो आप बिल्कुल किसी चीज़ का प्रेशर नहीं लेंगे। एग्जाम हॉल में आपको प्रेशर नहीं लेना है। आपने जितना पढ़ा है सफिशिएंट है, काफ़ी सारा है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बाकर मेहंदी सर्जनात्मक परीक्षण का एक उपनिरीक्षण नहीं है। देखो बाकर मेहंदी आपका जो परीक्षण है सर्जनात्मक बालक, विशेष आवश्यकता वाले बालकों में से यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना। बाकर मेहंदी सर्जनात्मक परीक्षण का एक उपनिरीक्षण कौन सा नहीं है वो आपसे प्रश्न ने पूछा है। 4 विकल्प आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो वो रहेगा दोस्तों पूछना और अनुमान लगाना परीक्षण, ये आपके बाकर मेहंदी के सर्जनात्मक परीक्षण का एक उपनिरीक्षण नहीं माना जाता है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सीधा प्रश्न एक तो यही बनता है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत किसने दिया, तो वो दिया था आपके जीन पियाजे ने। किसने दिया था भाई? जीन पियाजे ने दिया था। और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्थाएं बताई थी दोस्तों? 4 अवस्थाएं बताई थी। इन चीज़ों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। पहली अवस्था आती है आपकी संवेदीगामक अवस्था। कौन सी है भाई? संवेदीगामक अवस्था है, जिसको अपन पेशीय अवस्था के नाम से भी जानते हैं। और पेशीय अवस्था भी आपको देखने को मिल जाएगी, जिसकी एज 0 से 2 वर्ष मानी गई थी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत जीन पियाजे ने। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मानी थी। कौन सी मानी थी भाई? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ध्यान रख लेना इन बिंदुओं को दोस्तों, ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न बनता है। 2 से 6 वर्ष थी। तीसरी आती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज 6 से 11 वर्ष थी। और एक आती है आपकी लास्ट वाली औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 प्लस वर्ष के विद्यार्थियों में इसको शामिल किया गया था। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की कौन सी अवस्था है जिसमें विद्यार्थी वस्तुओं, क्रियाओं और प्रत्यावर्त्यता को समझने लगता है। तो एक बालक जब 6 से 11 वर्ष की अवस्था में आ जाता है तो वो लगभग वस्तुओं को समझना, उनकी क्रियाओं करना और उनकी प्रत्यावर्तक जो समझ विकसित होती है वो होने लग जाती है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है अभी। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, प्रश्न को पढ़ो। देखो ऐसे प्रश्न अब परीक्षा में पूछे जाएंगे। वो क्या है ना, वन लाइनर क्वेश्चन पूछना अब बंद हो गया है। देखो पूछे जाते हैं, कुछ सरल प्रश्न पूछे जाएंगे, कुछ सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे मध्यम वाले, और कुछ हार्ड लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब वो
वन लाइनर प्रश्न पूछना बंद हो गया, बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे। अब आपकी समझ पर आधारित प्रश्न साइकोलॉजी में पूछे जाते हैं। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान की जो विशेषता है उनमें से प्रश्न पूछा जाता है। अधिगम एक टॉपिक रहता है, उसमें से विशेषताओं से प्रश्न पूछा जाता है। व्यक्तित्व वाला, बुद्धि वाला टॉपिक विशेषताओं से एक प्रश्न बनेगा, ध्यान रखना, देख के चले जाना एक बार। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है? देखो, और ये आपके सेकेंड ईयर भर्ती परीक्षा हुई थी 2022 में, उसमें प्रश्न पूछा गया था। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र अध्ययन करना था? बिल्कुल नहीं है। अरे भाई, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना नहीं था। तो प्रश्न ने क्या पूछा है कि मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है, तो पहली नहीं है, तो पहला विकल्प तो इसका राइट आंसर हो रहा है। अगला देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार था। बिल्कुल सही है साहब, की आपकी जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो व्यवहारात्मक मनोविज्ञान पर, मानव व्यवहार पर सर्वाधिक बल देता है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, ये भी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम हेतु प्रक्रिया हेतु सरल मार्ग प्रस्तुत करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो अपना जो आंसर है वो ए सही रहेगा। जितने भी साथी ए को लॉक कर रहे हैं वो यहाँ पर सभी सही रहने वाले हैं। सभी साथी एक बार कमेंट करते चलिए, हर प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करना है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 है और प्रश्न का नंबर लिखिए और उसका राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है? देखिए, बुद्धि परीक्षण में से भी प्रश्न पूछा जाता है। आपकी जो इंटेलिजेंस वाला, जो बुद्धि वाला टॉपिक है, यहाँ से हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और 1 से 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। या तो वो विशेषताओं से पूछ लेगा, या बुद्धि के सिद्धांत से पूछ लेगा, या बुद्धि के परीक्षण से पूछ लेगा। कहीं से भी प्रश्न उठा सकता है। आपको बुद्धि नाम का जो टॉपिक हो उसको क्लियर करके जाना है। देखो, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण कौन सा है? आर्मी बीटा परीक्षण है क्या? रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण है क्या? आर्मी अल्फा परीक्षण है क्या? या फिर बैचलर बैलेयू बुद्धि परीक्षण है? बताओ, कमेंट करके बताइए। तो वो रहेगा दोस्तों आपका, कौन सा रहेगा? आर्मी अल्फा परीक्षण होगा। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, गिलफोर्ड ने भी बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। वन लाइनर क्वेश्चंस कैसे बनेगा कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था जेपी गिलफोर्ड ने दिया था, ध्यान रखना। इसमें इसकी 3 बीमाएं देखी थी इसने। एक तो थी आपकी विषय वस्तु, एक थी आपकी संक्रिया और एक था आपका उत्पाद। इसीलिए इसको त्रिआयामी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत की बीमाओं और उनके तत्वों को सही मिलान कौन सा नहीं है? देखिए, इसने तत्व दिए थे और उसकी बीमाएं दी थी, उसमें कौन सा मिलान नहीं है वो आपको बताना है। विषय वस्तु प्रतीक बिल्कुल सही है। संक्रिया का मूल्यांकन से रखा था और संक्रिया का आपके संज्ञान से भी रखा था, लेकिन जो उत्पाद का वो अर्थगत नहीं माना जाएगा। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना है। सी विकल्प को चयन करने वाले सभी विद्यार्थी यहाँ पर सही रहने वाले हैं दोस्तों। अगला देखो दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? व्यक्तित्व का टॉपिक में से प्रश्न आ गया है। आलपोर्ट ने शील गुणों का जो सिद्धांत दिया था, ध्यान रखना। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व गत्यात्मक संगठन क्या है? देखो, क्या सामाजिक तंत्र का है, मनोदैहिक तंत्र का है, मनोवैज्ञानिक तंत्र का है या दैहिक तंत्र का? देखिए, व्यक्तित्व गत्यात्मक संगठन आलपोर्ट के अनुसार पूछा जाए ना तो उन्होंने मनोदैहिक तंत्र को माना था। किसको माना था? मनोदैहिक, यानी कि बी विकल्प में है, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब जितने भी साथी बी विकल्प का यहाँ चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है? जब एक व्यक्ति द्वारा अपने कार्य या व्यवहार को किसी युक्ति का सहारा लेकर के उचित सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है तो यह रक्षात्मक युक्ति क्या है? देखिए, एक समायोजन का एक टॉपिक है आपके साइकोलॉजी में, जिसको इंग्लिश में एडजस्टमेंट के नाम से जानते हैं। और समायोजन की युक्तियों से एक प्रश्न बनता है, जहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो वही पूछ रहा है कि जब एक कोई व्यक्ति है अपने कार्य या व्यवहार में किसी युक्ति का सहारा ले रहा है और उसको सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है, तो वो रक्षात्मक युक्ति कौन सी है? क्या तर्क संगतिकरण है, प्रतिक्रिया निर्माण है, प्रतिगमन है या उदात्तीकरण है? क्वेश्चन नंबर 10 का बताओ। तो देखिए, वो होगा आपका तर्क संगतिकरण, यानी कि अपने तर्क का संगतिकरण करके वो इस युक्ति से बचना चाहता है। तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जितने भी साथी ए को लॉक कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ो। अभिप्रेरणा से फिर से प्रश्न है, और अभिप्रेरणा की पहली ही आपका जो तत्व है वो क्या माना जाता है? मैंने पहले ही बताया था। प्रश्न पूछो, प्रश्न को पढ़ो। देखो, अभिप्रेरणा की प्रक्रिया आरंभ होती है। देखिए, जब तक आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी ना,
तब तक आप किसी चीज़ के लिए मोटिवेट नहीं हो सकते, तब तक आप में किसी प्रकार की अभिप्रेरणा जागृत नहीं होगी, आप में किसी प्रकार का मोटिवेशन जागृत नहीं होगा जब तक आप किसी चीज़ के लिए आवश्यकता नहीं है। तो आवश्यकता, मैंने बोला था कि आवश्यकता अभिप्रेरणा का पहला बिंदु होता है, पहला तत्व होता है, अभिप्रेरणा के चक्र का पहला तत्व होता है। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। डी विकल्प को चयन करने वाले सभी साथी सही हैं। एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दो अभी तक लाइक नहीं किया है तो। अरे प्रश्न का राइट आंसर दो। अभिक्षमता वाला एक टॉपिक है जिसमें से प्रश्न बनता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि अभिक्षमता के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो नहीं पूछा है, क्या ये भावी सफलताओं की ओर संकेत करती है क्या? बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। बिल्कुल करती है साहब। ये भावात्मक पक्ष से संबंधित है क्या? बताओ। अरे अभिक्षमता भावात्मक तत्वों से संबंधित नहीं होती दोस्तों, तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये जन्मजात गुण है और ये विशिष्ट योग्यता युक्त है, बिल्कुल सही है। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों। 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी को लॉक करने वाले सभी साथी यहाँ पर सही रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के किस पक्ष से संबंधित एक शाखा मानी जाती है? सैद्धांतिक, शुद्ध मनोवैज्ञानिक, आधारभूत मनोवैज्ञानिक, उपचारात्मक मनोवैज्ञानिक और व्यवहारात्मक मनोविज्ञान। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के किस पक्ष से संबंधित एक शाखा मानी जाती है? बताओ। अपने बताया था ना कि मनोविज्ञान वर्तमान में व्यवहार के स्वरूप को अपनाता है। किसको अपनाता है? व्यवहार के स्वरूप को अपनाता है। और व्यवहारवाद का जो जनक है वो जे.बी. वॉटसन को माना जाता है। इन्होंने परिभाषा दी थी कि व्यवहारात्मक मनोविज्ञान ही वर्तमान स्वरूप को अपनाती है। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक के रूप में, बताओ प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक के रूप में व्यक्तिगत भिन्नता का आधार है? देखिए व्यक्तिगत भिन्नता का आधार क्या माना जाता है, ये आपका टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। बौद्धिक, आर्थिक, जातिगत, धार्मिक। मनोवैज्ञानिक रूप के आधार पर पूछा है दोस्तों। व्यक्तिगत भिन्नता का आधार क्या माना जाएगा? तो वो माना जाएगा आपका बौद्धिक। क्या माना जाएगा? बौद्धिक भिन्नता माना जाएगा। अब बताओ बौद्धिक भिन्नता किस विकल्प में है? ए विकल्प में है। तो ए को पकड़ के क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अब जितने भी साथी ए को लॉक कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखो आपकी बुद्धि लब्धि से प्रश्न आ गया है और टर्मन की बुद्धि लब्धि की एक सारणी बनी हुई है, उसको देखना, एक बार देख के जाना, वहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसमें बुद्धि लब्धि के आधार पर उनकी श्रेणी दी गई है। प्रतिभाशाली, औसत, औसत से कम, जड़, मूड, सामान्य, ये सारी टर्मन की एक सारणी है, उसको देख के जाना, वहाँ से प्रश्न बनेगा। और प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है, कितनी है भाई? एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष 6 माह है और मानसिक आयु 18 वर्ष है, तो टर्मन के अनुसार बुद्धिमत्ता का स्तर क्या होगा? देखो आपका इसका एक सूत्र होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, इसका एक सूत्र है। तो आप बताओ मानसिक आयु कितनी है? 12 वर्ष 6 माह है, यानी कि 12 वर्ष 6 माह है, तो इसको अपन पूरे माह में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 12 12 144 और 6 150, तो इसकी क्या हो जाएगी भाई? माह 150 माह हो जाएंगे। उसके बाद आपकी जो वास्तविक आयु है वो कितनी है? 18, इंटू में क्या कर दो? 100 कर दो, 0 से 0 कट जाएगी। ये 5 तिया 15, 6 तिया 18, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, यानी कि 120 इसका औसत 120 इसकी वो आ रही है बुद्धि लब्धि। और 120 यानी कि आपने वो सारणी देखा होगा, तो 110 प्लस को आपको प्रतिभाशाली बालकों में रखा है दोस्तों। किस में रखा है? प्रतिभाशाली बालकों में रखा है। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं और 1 से 2 प्रश्न ऐसे सॉल्व करके जाना, इस सूत्र को याद करके जाना और टर्मन की बुद्धि लब्धि की सारणी को देख के जाना, वहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखो प्रश्न कह रहा है कि अधिगम धीरे धीरे होता है ना कि अंतर्दृष्टि युक्ति, यह निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? बताओ। अधिगम धीरे धीरे होता है, बताओ ये परिभाषा किसकी है? 5 सेकंड का समय दोस्तों, पटाख से राइट आंसर दे दीजिए। तो ये थे आपका थॉर्नडाइक। कौन था भाई? E.L. थॉर्नडाइक ने ये परिभाषा दी थी। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगला क्या है? जीन पियाजे के अनुसार मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना में नवीन सूचना को सम्मिलित कर लेना क्या कहलाता है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना हो सके उतना स्टार लगा लीजिए, सीधा छपेगा, गारंटी दे रहा हूं दोस्तों। बहुत शानदार प्रश्न है। ये प्रश्न लगभग परीक्षा में पूछा जाता है, काफी बार सीटेट परीक्षा होती है उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, यूपी टेट में ये प्रश्न पूछा गया था, अपने राजस्थान टेट में ये प्रश्न पूछा गया था, रीट में ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न ये पूछ रहा है कि आपके जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, उसमें जो संज्ञानात्मक संरचना में अगर पहले से ही कोई संरचना बन रही है बालक के, और उस संरचना के साथ साथ अगर वो नवीन कोई संरचना में उसको सम्मिलित कर लेता है, तो वो क्या होगा, वो होगा आत्मसातीकरण करना। यानी कि उसने पहले कोई चीज जानता था, उस चीज में कोई नवीन और चीज जोड़ लेता है, तो उस चीज से उसका आत्मसात कर लेता है दोस्तों। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जितने भी साथी बी विकल्प का यहाँ चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है, शैक्षिक मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखने के अनुसार अनुभवों का वर्णन करना है। ये परिभाषा किसकी है? इंपॉर्टेंट लगा लो, ये परिभाषा 3 से 4 बार एग्जाम में पूछी गई है। तो ये परिभाषा दी थी आपके क्रो एंड क्रो ने, ध्यान रख लेना दोस्तों, क्रो एंड क्रो ने ये परिभाषा दी थी। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम हेतु सही नहीं है। देखो, अधिगम से प्रश्न पूछा जाएगा, या तो विशेषताओं से पूछ लिया जाएगा, अधिगम के तत्वों से, अधिगम के कारणों से, अधिगम के सिद्धांतों से, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको अधिगम का टॉपिक कंप्लीट करके रखना पड़ेगा। कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। अधिगम उद्देश्य पूर्ण एवं लक्ष्य निर्देश होता है क्या? बताओ भाई। बिल्कुल होता है सर। अधिगम समायोजन से सहायक है, बिल्कुल सही है। अधिगम स्थानांतरणीय है क्या? बिल्कुल गलत है, अधिगम स्थानांतरीय। तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बी.एफ. स्किनर का एक सिद्धांत आता है, पुनर्वलन का सिद्धांत। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। बी.एफ. स्किनर ने चूहों पर अपना प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। स्किनर की संक्रिया अनुकूलन सिद्धांत के अंतर्गत किस पुनर्वलन अनुसूची में अधिगमकर्ता को एक निश्चित समय के पश्चात पुनर्वलन प्रदान किया जाता है? सतत, निश्चित अंतराल, परिवर्तनशील या निश्चित अनुपात? कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो वो होता है दोस्तों आपका निश्चित अंतराल में। किसमें भाई? अरे निश्चित अंतराल में पुनर्वलन मिलता है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी बी विकल्प का यहाँ चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। दोस्तों, ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने मनोविज्ञान के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न किए, जो कि आपकी परीक्षा के लेवल के हैं। हूबहू प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले प्रश्न। दोस्तों, अगर आप ईमानदारी से इन 20 प्रश्नों में से 15 प्लस प्रश्न कर रहे हो तो आपके सिलेक्शन के हकदार हो। दोस्तों, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। जो साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके जरूर रखना। लास्ट समय है, एडमिट कार्ड निकाल लेना, देख लेना किस व्यक्ति का, किस साथी का एडमिट कार्ड में जो सेंटर है वो कहाँ आया है, वो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। अभ्यास करते रहिए दोस्तों। लास्ट समय, ये समय आपकी जीवन के भविष्य को तय करने वाला है, तो इस चीज़ में आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। इस चीज़ को आपको समझना है और अभ्यास करते रहना है। ठीक है।